लेकिन आज आप लोगों के लिए एक बड़ा एपिसोड लेकर आया हूँ। और सुनो, कल भी एक लॉन्ग एपिसोड ड्रॉप होगा। अब चलते हैं आज की डार्क और इंसेन स्टोरी की तरफ। व्हाट इफ नारुतो बिकेम इविल बट ओनली टू सेव द वर्ल्ड? क्या होता अगर नारुतो ने अपनी रोशनी को छोड़कर अंधेरा अपनाया? क्या होता अगर उसका हर कदम, हर कुर्बानी दिखने में इविल हो पर असली मकसद सिर्फ दुनिया को बचाना हो? शुरू करते हैं। ये है वो टाइमलाइन जहां हीरो नारुतो बन जाता है द नेसेसरी इविल। नारुतो ने बिना किसी हिचकिचाहट के रासेनगन सीधे ओबितो की तरफ फेंका, लेकिन वो वार सफल नहीं हुआ। रासेनगन उसके शरीर से ऐसे पार निकल गया जैसे हवा को भेद दिया हो। उसी पल जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, ओबितो की बाहों से निकली चेन ने नारुतो को कमर से जकड़ लिया। वो पीछे से उसे पकड़ने के लिए झपटा, पर उसके हाथ छूने से ठीक पहले ही नारुतो एक किनारे पड़े कुनाई के पास टेलीपोर्ट हो गया। कई तेज मूव्स के बाद दोनों के बीच की लड़ाई लगभग बराबरी पर खत्म हुई, लेकिन साफ था ओबितो की ताकत अब पहले की तरह नहीं रही। वो अब उस समय से कहीं आगे बढ़ चुका था जब उसने मिनातो से लड़ाई की थी। दूसरी तरफ नारुतो की रिफ्लेक्स और स्पीड लगभग मिनातो के बराबर थी। फिर नारुतो ने एक फ्लाइंग थंडर गॉड कुनाई दांतों में दबाई और एक शैडो क्लोन बनाया। दोनों बाएं और दाएं एक साथ रासेनगन चार्ज करके ओबितो पर टूट पड़े, मगर ओबितो की शारिंगन सब देख रही थी। उसे साफ पता था असली नारुतो कौन है। एक सेकंड के हिस्से में उसने अपने हाथ से नारुतो के असली शरीर को पकड़ने की कोशिश की और उसी समय कामुई का ब्लैक व्हर्लपूल घूमने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी हथेली ने नारुतो को छूने की कोशिश की, नारुतो सफेद धुएं के साथ गायब हो गया। ओबितो चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? मेरी शारिंगन ने कंफर्म किया था ये असली शरीर था। असल में उसी क्षण नारुतो ने एक नई तकनीक इस्तेमाल की, फ्लाइंग थंडर गॉड इंस्टेंट स्वैप स्पिन जुत्सु, जिसमें वो अपने और क्लोन की पोजीशन स्विच करता है। ये दरअसल फ्लाइंग थंडर गॉड का ही अमेनो टेजिकारा जुत्सु जैसा वर्जन था। इस बार उसका रासेनगन सीधा ओबितो के सीने में जा लगा। उस पल ऐसा महसूस हुआ जैसे मिनाटो और कुशिना दोनों उसके बगल में थे। वो जमीन पर घसीटता हुआ दूर तक चला गया और जैसे ही उसे छुआ, नारुतो ने उस पर अपना फ्लाइंग थंडर गॉड मार्क लगा दिया। साथ ही उसके खून के सैंपल लेकर अपनी बाह के अंदर छिपे व्हाइट सांप को दे दिया ताकि वो उसे ओरोचिमारू तक पहुंचा दे। ओबितो दर्द से उठ खड़ा हुआ। दोनों के बीच कुछ दूरी बन गई। वो बोला, तुमने फ्लाइंग थंडर गॉड को उस हद तक समझ लिया है जहां मिनातो भी नहीं पहुंचा था। मैंने तुम्हें बहुत कम आंका था। नारुतो बस हल्के से मुस्कुरा दिया। तभी ऊपर से टोबी उसके पास आकर उतरा और दूसरी तरफ उड़ते कागजों से कोनन का शरीर फिर से बन गया। नारुतो की नजरें टोबी पर टिकी थीं। उसके अंदर कुछ ऐसा है जो बहुत खतरनाक है। टोबी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और एक शक्तिशाली वुड रिलीज सीक्रेट टेक्निक एडवेंट ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ फ्लावरिंग ट्रीज जुत्सु एक्टिवेट किया। धरती फटने लगी और पेड़ों की शाखाओं पर हजारों फूल खिले जो तुरंत जहरीले पोलन छोड़ने लगे। नारुतो का चेहरा सख्त हो गया। उसने कोनन को चेताया, सांस मत लेना, ये जहर है। इस समय उसकी शिनरा टेंसेई तकनीक रिचार्ज नहीं हुई थी, तो इतने बड़े स्केल के जहरीले पोलन को सिर्फ विंड रिलीज से हटाना नामुमकिन था। अचानक उसे एक आइडिया आया। उसने समनिंग जुत्सु से बोरू को बुलाया। रिनेगन की शक्ति के बढ़ावे से बोरू ने पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर सक्शन विंड छोड़ी। हवा में फैले सारे पोलन उसने अपने बड़े मुंह में खींच लिए। धुएं के साथ बोरू गायब हो गया। पोलन का खतरा टल गया, लेकिन वुड रिलीज फॉरेस्ट अभी भी बढ़ता जा रहा था। नारुतो ने 2 और शैडो क्लोन्स बनाए। खुद ने टॉड ओनेल निकाला और दोनों क्लोन्स ने एक के बाद एक फायर रिलीज और विंड रिलीज इस्तेमाल की। सेज आर्ट गोएमोन तकनीक को एक्टिवेट करने के लिए जैसे ही आग और हवा का मिश्रण बना, वो पूरा इलाका एक ज्वालामुखी जैसे महासागर में बदल गया जो फॉरेस्ट का मुकाबला करने में सक्षम थे। पेड़ और आग कई मिनट तक भिड़ते रहे, फिर दोनों ताकतें एक साथ मिट गईं। ओबितो भौंचक्का रह गया। अब का नारुतो तो लगभग मादारा के बराबर पहुंच गया है। और इस तरह उसने कोनोहा पर ओबितो का हमला रोक दिया, लेकिन उसके साथ मौजूद टोबी ने तुरंत लो ग्रेड वर्जन ऑफ वुड रिलीज ट्रू सेवरल थाउजेंड हैंड्स एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही ये विशाल बुद्ध प्रकट हुआ, उसने 5 एलिमेंट्स जुत्सु कॉम्बिनेशन का जबरदस्त अटैक छोड़ा। नारुतो ने तुरंत हाथ जोड़कर 4 शैडो क्लोन्स बनाए। हर एक ने अलग अलग हैंड साइन कैच करके एक साथ 5 एलिमेंट्स ग्रेट बैरियर बर्स्ट छोड़ दिया, जिससे उस हमले को पूरी तरह काउंटर कर दिया गया। कोनन हैरान रह गई। तुम्हारे पास आखिर कितने जुत्सु हैं? नारुतो हल्के से मुस्कुराया। वो अब सिर्फ एक निंजा नहीं था। भविष्य में होकागे बनने से पहले ही उसने लगभग हर एलिमेंटल और क्लैन टेक्निक में महारत हासिल कर ली थी, सिवाय कुछ ब्लड लाइन और सीमित सीक्रेट जुत्सु के। लेकिन ट्रू 1000 हैंड्स की असली ताकत सिर्फ एलिमेंट रिलीज तक सीमित नहीं थी। उसके पीछे बने विशाल बुद्ध के अंडाकार प्लेटफॉर्म से हजारों हाथ फैलकर पूरे आसमान को ढकने लगे। नारुतो की नजरें सख्त हो गईं। उसने तुरंत मल्टीपल शैडो क्लोन जुत्सु एक्टिवेट किया। हजारों क्लोन्स ने मिलकर एक साथ अल्ट्रा बिग बॉल रासेंगन लॉन्च किया, जो सीधे आसमान से उतरती उस विशाल हथेलियों की दीवार से टकरा गए। विस्फोट के बाद हवा में सिर्फ टूटी हुई लकड़ी और धुआं बचा। सभी क्लोन्स गायब हो गए
और बुद्ध के 1000 हाथ भी टूटकर बिखर गए। नारुतो की सारी सेज चक्रा एनर्जी खत्म हो चुकी थी और उसका शरीर थकान से झुक गया था। उसी पल बुद्ध के अंडाकार प्लेट और शरीर अलग हो गए। ट्रू 1000 हैंड्स ने हल्की फॉर्म लेकर फिर हमला किया। कोनन तुरंत उसके आगे आ खड़ी हुई। उसने हैंड साइन बनाते हुए कहा, अब मेरी बारी है। उसी समय उसने एक्सप्लोसिव टैग्स का एक ग्रेट फ्लेम अरे बनाया। अगले ही सेकंड जमीन से हजारों एक्सप्लोसिव टैग्स उभरे जो सीधा बुद्ध के शरीर से चिपक गए। कुछ ही सेकंड में पूरा दृश्य विस्फोटों से हिल उठा। धुआं, आग और रोशनी ने सब कुछ ढक लिया। नारुतो ने हैरान होकर पूछा, तुमने अभी क्या किया? कोनन शांत आवाज में बोली, मैंने बस अमेगाकुरे विलेज में रखे एक्सप्लोसिव पेपर टैग्स का 6000 में से एक हिस्सा समन किया है। नारुतो ठंडा पसीना पोंछते हुए सोच में पड़ गया। नोट टू सेल्फ, कभी कोनन सिस्टर को नाराज मत करना। और फिर एक विशाल धमाके के साथ ट्रू 1000 हैंड्स गिर गया। उसका शरीर टूटकर लकड़ी के मलबे में बदल गया। ओबितो ने मौका देखकर अचानक ब्लैक वॉर्टेक्स से नारुतो पर हमला किया, क्योंकि उसने देखा कि अब वो सेज मोड में नहीं था। इसी बीच युद्ध क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर एक छुपी लैब में ओरोचिमारू नारुतो द्वारा दिया गया ओबितो का खून हिदान को सौंप रहा था। हिदान ने अपने जादुई सर्कल में वो खून इस्तेमाल किया और कुछ ही क्षणों में उसका पूरा शरीर काले चमकदार धातु जैसा हो गया। रिचुअल पूरा होते ही उसने दीवानगी में चिल्लाते हुए अपनी छाती में स्पाइक घोंप दिया। अचानक हुए इस दर्द के झटके से ओबितो का शरीर वहीं थम गया। ठंडा पसीना उसके चेहरे से बह निकला। ये क्या था? नारुतो ने कहा, पहले भी तुम्हारे अपने लोगों ने इस जुत्सु का इस्तेमाल मेरे गुरु के खिलाफ किया था। अब वही शक्ति तुम्हारे ऊपर लौट आई है। घबराओ मत। वो हल्के से मुस्कुराया। मैंने हिदान को आदेश दिया है कि वो तुम्हारे प्राण न ले, बस इतना दर्द दे कि याद रहे। इतना कहकर नारुतो की मांगेक्यो शारिंगन वाली दाईं आंख चमक उठी। वो कोटोआ मात्सुकामी एक्टिवेट करने ही वाला था, लेकिन ओबितो ने तुरंत अपना मास्क तोड़ दिया। उसके बाईं हिस्से से एक और शारिंगन झलक उठा। दोनों की आंखें एक साथ चमकी। नारुतो का कोटोआ मात्सुकामी और ओबितो का इज़ानागी एक साथ टकरा गए। इज़ानागी ने हर नुकसान को एक भ्रम में बदल दिया। ओबितो ने जान तो बचा ली, लेकिन इज़ानागी एक्टिवेट करने से पहले हिदान के वार से जो चोट लगी थी वो बनी रही। नारुतो ने सुझाव दिया कि इज़ानागी के चलने वाले 10 मिनटों में ओबितो को तुरंत पीछे जाकर अपनी चोट का इलाज करना चाहिए। इस वक्त ओबितो को समझ आया। नारुतो ने तो ये भी पहले से सोच रखा था कि वो इज़ानागी यूज करेगा। वो हैरान होकर पूछ बैठा, अगर ऐसा था तो तुमने हिदान को मुझे सीधा खत्म करने क्यों नहीं दिया? नारुतो ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैं तुम्हें दुश्मन नहीं, एक प्रतिद्वंदी मानता हूँ। शायद आने वाले समय में हम एक ही साइड पर खड़े होंगे, एक असली दुश्मन के खिलाफ। ओबितो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जिस दुनिया में कोई उम्मीद नहीं बची वही असली दुश्मन है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ये लड़ाई मान लो तुम जीत गए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहकर ओबितो ने टोबी को साथ लिया और कामुई से गायब हो गया। जाने से पहले नारुतो ने होंठ हिलाकर बस एक बात कही, ब्लैक जेत्सु से सावधान रहना। इस बात पर ओबितो की निगाहें पल भर के लिए ठहर गईं, जैसे वो पहली बार किसी सच्चाई को महसूस कर रहा हो। वहीं दूसरी ओर कोनन हल्की मुस्कान के साथ बोली, लगता है अब मुझे 1 लाख करोड़ एक्सप्लोसिव टैग की जरूरत पड़ेगी। इधर कोनोहा के निंजा अब भी व्हाइट जेत्सु की फौज से लड़ रहे थे। जैसे ही ये खबर पहुंची कि ओबितो और टोबी का मिशन फेल हो गया, व्हाइट जेत्सु की सेनाएं धीरे धीरे पीछे हटने लगीं। लड़ाई के बाद कोनोहा को भारी नुकसान हुआ। शिकामारू ने सबको रोकते हुए कहा, पीछा मत करो वरना और जाने जाएंगी। इस बीच कोनोहा गांव के सेंटर में सास्के का सुसानो तबाही मचा रहा था। उसके छोड़े गए एक तीर ने हवा में उड़े साई को नीचे गिरा दिया। गिरने से पहले ही काकाशी ने उसे बचा लिया। काकाशी ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, अभी जो मैं महसूस कर रहा था वो असली किलिंग इंटेंट थी। लगा नहीं था कि सास्के इतनी हद तक गिर जाएगा। सास्के का चेहरा ठंडा और भावहीन था। उसने फिर से धनुष खींचा और इस बार निशाना था काकाशी। उसी वक्त शिकामारू की अगुवाई में नारा क्लैन के दर्जनों सदस्य मैदान में कूद पड़े। उनकी परछाइयां बिजली की रफ्तार से दौड़ी और सुसानो की परछाई से जुड़ गईं। सुसानो का मूवमेंट कुछ पल को थम गया। दूर से बाकी निंजा भी ताबड़तोड़ जुत्सु फायर करने लगे। फायर, वाटर, लाइटनिंग, हर तरह के अटैक एक साथ जा टकराए। धुआं छोड़ते ही सबने देखा सुसानो का आर्मर जरा भी नहीं टूटा था। सबके चेहरों पर हैरानी थी, लेकिन शिकामारू ने ठंडे दिमाग से बोला, इसका वीकर पॉइंट नीचे है। अगर हम नीचे से अर्थ रिलीज से हमला किया जाए तो काम बन सकता है। लेकिन सास्के ने अब किसी को मौका नहीं दिया। उसने सुसानो को फुल बॉडी फॉर्म में इवॉल्व कर लिया था। अब उसकी मूवमेंट स्पीड बढ़ गई थी और नीचे वाला वीकर पॉइंट भी गायब था। उसने टेनेशिन कागुत्सुची तैयार किया, एक ब्लैक फ्लेम तलवार जो सीधा शिकामारू की तरफ बढ़ रही थी। उसी पल गारा की रेत ने ढाल बनाकर शिकामारू को बचाया। फिर माइट गाय, जिसने गेट ऑफ शॉक 7वां गेट खोल रखा था, पीछे से जोरदार बैटल क्राई के साथ आगे बढ़ा। उसका अटैक फ्लेम्स ऑफ यूथ, डे टाइम टाइगर। भयंकर शॉकी वेव से बना एक टाइगर ने सुसानो को चीर डाला। साकुरा चिल्लाई, सास्के बस करो। सास्के ने एक पल के लिए देखा और फिर उसे याद आया वो दिन जब रॉक ली ने गारा के खिलाफ उसी तरह का अटैक किया था। वो बुदबुदाया, वो अटैक अब एक लेवल और ऊपर निकल गया है। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, ये मूव तो मैंने नारुतो के लिए संभाल कर रखा था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल
कोनोहा की शुद्ध के लिए होगा। सास्के का सुसानो अब फुल पावर पर था, लेकिन सामने खड़ा गाय एकदम सासुके के सुसानो से लड़ने के लिए 8वां गेट खोलना चाहता था, तैयार था आखिरी लड़ाई के लिए। सकुरा आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई। अगर तुम्हें सब खत्म ही करना है तो पहले मुझे कुचलो। लेकिन सास्के को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। बस सुसानो का पैर उठाया और उस पर वार करने चला, मगर काकाशी ने वक्त रहते उसे खींच लिया। काकाशी ने गहरी सांस ली। टीम 7 के कप्तान के तौर पर अब वक्त आ गया है इसे यहीं खत्म करने का। उसने चोजी को इशारा किया, मुझे ऊपर फेंको। जैसे ही काकाशी हवा में उड़ा, उसके हाथ में चिदोरी चमक उठा। अंदर सुसानो में मौजूद कारिन ने सास्के को चेताया, ध्यान दो, वो ऊपर से आ रहा है। सास्के मुस्कुराया। वो सोचता है चिदोरी से मेरे सुसानो को तोड़ देगा। काकाशी का दिमाग अब भी वहीं अटका है। जैसे ही वो करीब पहुंचा, काकाशी की बाईं आंख ने अचानक कामुई सक्रिय कर दिया। सुसानो की माथे पर बने स्क्वायर में एक बड़ा सा छेद खुल जाता है। सास्के हैरान था, लेकिन अब बचना मुमकिन नहीं था। रायकिरी लगभग उसके बिल्कुल सामने पहुंच चुका था। कारीन को बात समझ आई तो वो तुरंत आगे आकर बचाने ही वाली थी, पर सास्के ने खुद उसे पकड़कर अपने सामने खींच लिया और उसी क्षण काकाशी का रायकिरी बेरहमी से उसके सीने को चीर गया। सुसानो को पार करते हुए काकाशी नीचे गिरता है। काकाशी की आंखें दर्द से भारी थीं, लेकिन कारीन के मन में उससे भी ज्यादा पीड़ा थी, क्योंकि अगर सास्के ऐसा न करता तो वो खुद उसके लिए प्राण देने को तैयार थी। उसकी सारी खूबसूरत यादें एक पल में बिखर जाती हैं। दिल पूरी तरह टूट चुका था। इधर सास्के का सुसानो तुरंत फिर से बन जाता है। सुसानो का धनुष सीधा जमीन पर पड़े काकाशी पर दागा जाता है। उसी वक्त गाय का डे टाइम टाइगर सुसानो की एरो को रोक लेता है। माइट गाय 7वें गेट में जलते हुए काकाशी के सामने खड़ा हो चुका था। अगर इसे ऐसे ही चलता छोड़ दिया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। डे टाइम टाइगर अब काम का नहीं, रोका सिर्फ 8वां गेट ही सकता है। ये सुनकर काकाशी घबरा गया। गाय प्लीज कोई और तरीका सोचो, लेकिन अब और देर करने से सिर्फ और मौतें होंगी। गाय 8वां गेट खोलने ही वाला था कि एक तेज शुरिकेन उनके पास आ गिरता है। सब लोग पीछे की तरफ देखते हैं। वो था मिनाटो, नहीं, मिनाटो का बेटा नारुतो। शिकामारू सबसे पहले हवा में खड़े नारुतो को देखता है। सास्के भी गुस्से में उसे घूरता है। आ ही गए आखिर। वो तुरंत काला सुसानो एरो तैयार करता है और उसे आसमान चीरते हुए नारुतो की तरफ दाग देता है। नारुतो एक ही पल में एक विशाल रासेन शुरिकेन बनाकर आकाश में फेंक देता है। हवा और आग टकराते ही पूरा आसमान काले पत्थरों की तूफानी भंवर में बदल जाता है। सास्के अब समझ चुका था, नारुतो यहाँ है मतलब गांव के बाहर वाला ओबिटो हार गया। जब तक वो उसे हराए नहीं, बदला पूरा नहीं हो सकता। उसका सुसानो आकाश में उछलता हुआ वैली ऑफ द एंड पर पहुंच जाता है, जहां नारुतो पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उनकी किस्मत की लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। नारुतो अतीत में लौटकर अब आखिरकार सास्के से निर्णायक जंग लड़ने जा रहा था। वो अपनी आंखों पर काला कपड़ा बांध लेता है ताकि सास्के की आंखों में देखकर कोटो अमात्सुकामी ट्रिगर न हो जाए। सास्के को लगा इसे कमजोर समझ रहा है। वो गुस्से में तेजी से फायर रिलीज ग्रेट फायरबॉल जुत्सु फेंकता है। नारुतो भी उसी के बराबर का ग्रेट फायरबॉल जुत्सु छोड़ता है। टकराव में नारुतो धीरे धीरे हावी होने लगता है। सास्के तुरंत अमातेरस से आग को भस्म कर देता है। एल निंजुत्सु युद्ध के बाद दोनों ताइजुत्सु में भिड़ जाते हैं। जैसे जैसे मुकाबला बढ़ा, सास्के अंदर से हिलने लगा। नारुतो की ताकत, उसकी मार, सब कुछ इंसानी हद से बाहर था। हर टक्कर पर सास्के की बाहें सुन्न हो जाती और नारुतो ऐसे लड़ा जैसे ये सब उसके लिए कुछ भी ना हो। सास्के के मन में सवाल ही सवाल थे। कुछ ही दिनों में ये इतना कैसे बदल गया, और ये आंखें ढकी होने के बावजूद मेरी हर चाल कैसे पढ़ लेता है? नारुतो ने पूछा, तुम जानते हो सेज मोड क्या होता है? उसने बस एक हल्का सा पंच मारा, पर हवा में मौजूद नेचुरल एनर्जी ने सास्के के चेहरे को लहरों की तरह हिला दिया। इसीलिए मैं तुम्हारी हर मूव पहले से जान लेता हूँ। सास्के का चेहरा सख्त हो गया। वो अचानक एक कमजोरी दिखाता है और नारुतो उस पर वार कर देता है, लेकिन वो तो एक छल था। उसका असली शरीर पीछे प्रकट होता है। कुसानागी तलवार बिजली से घिरी हुई तेजी से नारुतो की ओर झपटती है, लेकिन नारुतो तुरंत लाइटनिंग रिलीज चक्रा मोड एक्टिवेट कर देता है और सिर्फ हाथ से ही कुसानागी को रोक लेता है। उसी क्षण उसके बाएं हाथ में चिदोरी बनती है। एल सास्के हैरान रह गया और फिर पूरी ताकत से सास्के का चिदोरी सीधा नारुतो के सीने में घुसने वाला था, लेकिन जिस लाइटनिंग चक्रा मोड पर उसे नाज था, वो उस पर एक खरोच तक नहीं डाल सका। अगले ही पल नारुतो का एक जोरदार पंच उसे हवा में उछाल देता है। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गुस्से से पागल सास्के आसमान की ओर देख तेज रफ्तार वाले ऊपर जाने वाले हवा के जरिए घने काले बादल इकट्ठे कर देता है। कुछ ही सेकंड में आकाश तूफानी बादलों से भर जाता है। ऊंचाई से वो नारुतो पर किरिन दागता है। किरिन गरजता हुआ नीचे गिरता है। वैली ऑफ द एंड में विशाल बिजली का विस्फोट होता है, लेकिन भविष्य में नारुतो ये चाल पहले ही देख चुका था। वो फ्लाइंग थंडर गॉड से फौरन बच निकलता है। सास्के अब पूरा का पूरा कंप्लीट बॉडी सुसानो निकाल देता है। ये नारुतो के लिए मुश्किल था, क्योंकि वो अभी नाइनटेल मोड में नहीं था। नारुतो तुरंत अलग अलग समन बीस्ट्स बुलाता है। वो तो चाहता था कि मांडा को भी बुलाए ताकि सास्के के चेहरे पर वो एक्सप्रेशन देखे, लेकिन मांडा तो अभी जिराया की खोज में युगाकुरे के समुद्र में था। कंप्लीट बॉडी सुसानो की तलवारें
पल भर में ज्यादातर समन बीस्ट्स को काट डालती हैं। सास्के व्यंग्य में हंसता है, नारुतो तू क्या सिर्फ समन जुत्सु ही जानता है? उसी पल नारुतो का देवपाथ पूरा चार्ज हो जाता है। वो हाथ जोड़कर चिबाकू टेंसे प्लैनेटरी डेवस्टेशन छोड़ता है। काला गुरुत्वीय गोला आसमान में उठता है, जमीन फटती है, पहाड़ उखड़ते हैं, हजारों विशाल पत्थर उसके चारों ओर चिपकने लगते हैं। सुसानो जैसे विशाल शरीर को भी खींचकर एक बेहद बड़ा तारा जैसे गोला बन जाता है। नारुतो आकाश की तरफ देखकर कहता है, अब शायद थोड़ी देर शांत रहोगे। लेकिन तभी उस चिबाकू टेंसे पर दरारें उभरती हैं। अगले ही पल वो पूरी तरह फट जाता है। कंप्लीट बॉडी सुसानो फिर से उछाल के साथ बाहर आता है। सास्के खून की आंखों से चिल्लाता है, और क्या बचा है तेरे पास? सब निकाल, सब तोड़ दूंगा। नारुतो की आंखों में एक चमक आती है, ये ऐसे नहीं चलेगा। वो पर्पल लाइटनिंग रिलीज चक्रा मोड सेकंड स्टेज सक्रिय कर देता है। उसका पूरा शरीर पर्पल बिजली से कई गुना तेज चमक उठता है। देवपाठ की उछाल का इस्तेमाल करके नारुतो आसमान में उड़कर सुसानो के सामने पहुंच जाता है। उसे बात याद आती है, हर जुत्सु में एक कमजोरी होती है। सुसानो की कमजोरी उसका माथा। नारुतो जोरदार स्प्रिंट लगाता है, हाथ में रासेंगन बनती है, फिर उसमें विशाल मात्रा में पर्पल लाइटनिंग भर देता है। रूप और प्रकृति दोनों बदलकर वो एक 4 फुट लंबी रोटेटिंग थंडर स्वॉर्ड बन जाती है। ये उसका सबसे ताकतवर ह्यूमन कॉम्बैट जुत्सु था। खतरा देखकर सास्के तुरंत कागुत्सुची ब्लैक रॉक वॉल अपने चारों ओर खड़ी कर देता है, पर नारुतो बिल्कुल नहीं रुकता। वो पूरी रफ्तार से दीवार फाड़कर सीधे सास्के का गला पकड़ लेता है और उसके सुसानो का माथा चकनाचूर कर देता है। फिर वो प्रेत पार्ट सक्रिय करता है और सास्के की याता, मिरर शील्ड और उसकी चक्रा दोनों चूस लेता है। आखिरकार यह लड़ाई सास्के की हार पर खत्म होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि नारुतो के मन में एक और बड़ा प्लान था। भूतकाल में जाकर चौथे होकागे और उचिहा मादारा दोबारा जीवित करना। इधर एक छोटे से ठिकाने पर ओबितो अपने शरीर की चोटें व्हाइट जेत्सु के टिश्यू से भर रहा था। जैसे ही वो खतरे से बाहर आया, वो काकाशी की दूसरी आंख लेने के लिए सीधे कोनोहा की ओर निकल पड़ा। काकाशी के पीछे एक काला भंवर खुलता है। काकाशी तुरंत मुड़कर रायकिरी पीछे की तरफ मारता है, पर वार ओबितो के शरीर से आर पार निकल जाता है। वो फौरन पीछे हटता है। आई पैच हटाकर कामुई करने वाला था, लेकिन ओबितो कहता है, वो जुत्सु मेरे ऊपर बेकार है। फिर वो अपना मुखौटा उतार देता है। काकाशी एकदम बिजली खाकर जगह पर जम सा जाता है और उसी सुन्न पल का फायदा उठाते हुए ओबितो एक झटके में आगे पहुंचकर उसकी शारिंगन छीन लेता है। लेकिन काकाशी अब अपनी आंख की परवाह ही नहीं करता था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तू जिंदा था तो फिर सामने क्यों नहीं आया? मुझसे मिलने में तुझे इतना डर किस बात का था? ओबितो पीठ फेरकर ठंडी आवाज में बोला, ये दुनिया झूठी है। न ऋण की रक्षा कर पाए तुम, न मिनाटो सेन से समय पर पहुंच सके। सब एक जैसे हैं, मैं भी। वो आगे बोला, जिस दिन मैं पूरी दुनिया को सच्ची शांति का सपना दूंगा, उस दिन हम फिर मिलेंगे। वहाँ मिनाटो सेंसे भी होंगे। ये कहकर ओबितो ने कामुई पोर्टल सक्रिय किया और खुद को उसी में समा गया। काकाशी अकेला हवा में खड़ा रह गया। सुन्न टूट चुका। वैली ऑफ द एंड में व्हाइट जेत्सु आकर बेहोश पड़े सास्के को ले जाता है। नारुतो उसे रोकता नहीं। कोनन पूछती है, उसे भविष्य में जो होगा वो क्यों नहीं दिखा देते? नारुतो शांत स्वर में जवाब देता है, क्योंकि अभी अगर उसे दिखाऊं, वो उसे मेरा बनाया हुआ झूठ मानेगा। ऊपर से नफरत उसे और तेजी से ताकत देगी। 30 साल पहले वाला नारुतो ऐसा कभी नहीं कहता, लेकिन भविष्य के क्रूर अनुभवों ने अब वो मासूम लड़का नहीं छोड़ा था। अब वो हर चाल पहले से बिछा रहा था आने वाले ओत्सुत्सुकी गॉड शिबाई के खिलाफ। और सास्के, ओबिटो के अलावा उचिहा मादारा, पुराने होकागे और ओत्सुत्सुकी कागुया, सबको वो अपनी ओर करना चाहता था। कोनन हैरान रह गई, लेकिन कागुया भी तो ओत्सुत्सुकी है। नारुतो बोला, वो इंसानों के साथ रहा है, उसमें इंसानियत बाकी है, तभी तो वो ब्लैक जेत्सु को भी यूं ही रहने देता है। नारुतो की योजना में एक दिन वो खुद भी 10 टेल्स जिंचुरिकी बनेगा, क्योंकि ओत्सुत्सुकी विनाश रोकने के लिए ये जरूरी था। कोनन गर्व से भर जाती है, क्योंकि वो पहला इंसान थी जिस पर नारुतो ने बिना किसी हिचक के पूरा भरोसा किया था। उसने पूछा, अब सास्के क्या करेगा? नारुतो बोला, कोनोहा के खिलाफ सास्के का बदला नाकाम हो गया है, तो अब वो दांजो को खत्म करने जाएगा। जैसा कि नारुतो ने पहले ही कहा था, ताकत लौटते ही सास्के सीधे लैंड ऑफ फील्ड्स में काबुतो के बेस की तरफ बढ़ रहा था। उधर दांजो अब वो वाला इंसान नहीं रहा था। काबुतो की मॉडिफिकेशन के बाद वो सचमुच एक राक्षस बन चुका था। वह बिल्कुल शिन उचिहा जैसा लग रहा था। उसका पूरा शरीर उचिहा स्टाइल मार्क्स से ढका था। उसने 200 शारिंगन अपने शरीर में ट्रांसप्लांट कर रखे थे और उसकी दाहिनी आंख उचिहा कागामी की आंख थी। जैसे ही सास्के लैंड ऑफ फील्ड्स में दाखिल हुआ, काबुतो की सफेद सांप निगरानी ने उसे देख लिया। दांजो तुरंत उठ खड़ा हुआ, उसका सामना करने को तैयार। काबुतो पागलों की तरह हंसता रहा। मैं तो सोच रहा हूँ, जब सास्के हारकर फिर मेरे सामने भीख मांगेगा, तब उसका चेहरा कैसा होगा। इधर नारुतो और कोनन भी सीमा तक पहुंच चुके थे, क्योंकि नारुतो चाहता था कि वो इस लड़ाई को अपनी आंखों से देखे और ये सुनिश्चित करे
कि दांजो आज यहीं खत्म हो। कोनोहा में निराशा, वैली ऑफ द एंड में हार। वो अहंकारी लड़का अब पहले जैसा नहीं रहा था और दांजो भी अब पुराना वाला नेता नहीं, एक चलता फिरता भयावह हथियार बन चुका था। दोनों आखिरकार लैंड ऑफ फील्ड्स में आमने सामने हुए। सास्के ने दांजो के पूरे शरीर पर फैले सैकड़ों शारिंगन देखे। उसके बदन में सर्द लहर दौड़ गई, लेकिन खून का बदला किसी भी डर से बड़ा था। उसने अपनी बाईं आंख से सीधा आमातेरस एक्टिवेट किया और दांजो राख हो गया। पर इज़ानागी के प्रभाव में वह शून्य में विलीन हो गया। दांजो कुछ मीटर दूर पूरी तरह सलामत खड़ा था। उसने अपनी आस्तीन से सैकड़ों ब्लेड गिराए। सब हवा में तैरकर एंगल सेट करते हैं और फिर एक साथ सास्के की तरफ दागे जाते हैं। ये था उचिहा शिन स्टाइल के मांगेक्यो शारिंगन की क्षमता, जिसे ऑन ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन समते नेस मॉरियो कहते हैं। सास्के तुरंत सुसानो सक्रिय कर सभी ब्लेड रोक लेता है। फिर सुसानो की धनुष खींचा और तीर सीधा दांजो के पार निकल जाता है, लेकिन वो हमला भी धुआं बनकर गायब हो जाता है। दांजो अपनी एक शारिंगन बंद करता है। अब 199 बचे हैं और इज़ानागी का टोटल टाइम भी 199 मिनट। वो ठंडी हंसी के साथ बोला, देखते हैं अब तुम क्या करोगे सास्के। उधर नारुतो के टाइम ट्रैवल के बाद उनकी जिंदगी की सबसे लंबी और भयंकर लड़ाई शुरू होने वाली थी। इस वक्त सास्के आमने सामने था उस दांजो से, जिसके शरीर में कुल 200 शारिंगन लगाए गए थे। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती जा रही थी, सास्के की हैरानी भी बढ़ती जा रही थी। वो चाहे जितना भी दमदार हमला करे, दांजो हर बार उसी जगह तुरंत रीबर्थ हो जाता। अचानक दांजो ने वुड स्टाइल एडवेंट ऑफ द ट्री वर्ल्ड छोड़ दिया। धरती फटने लगी। पेड़ों का समंदर पूरी ताकत से सास्के की ओर लपका। सास्के ने सुसानो की तलवार घुमाई और आमातेरस के साथ मिलाकर पूरे वुड फॉरेस्ट को रोक दिया। लेकिन दांजो ने तुरंत दूसरा हमला भी छोड़ दिया। सास्के हवा में छलांग लगाकर हमला करता है, मगर वो पूरा अटैक इज़ानागी में जाकर सिर्फ एक सपना बनकर गायब हो जाता है। नीचे फैलते पेड़ों को देखकर सास्के समझ गया, अब सिर्फ फुल बॉडी सुसानो से ही ये रोका जा सकता है। बैंगनी चक्रा आसमान फाड़ते हुए उठा और पल भर में पूरा जंगल साफ हो गया। सास्के ने सुसानो का विशाल पांव उठाकर दांजो को कुचल दिया, पर इज़ानागी फिर सक्रिय हो गया। दांजो एकदम किनारे रिस्पॉन हुआ। सुसानो बार बार उसके ऊपर कदम गिराता गया। हर प्रहार के साथ उसके शरीर की एक एक शारिंगन बंद होती गई, लेकिन सास्के की अपनी ताकत भी उसी रफ्तार से खत्म होती जा रही थी। सुसानो की स्पीड धीरे धीरे कम पड़ने लगी। मौका पाकर दांजो हवा में उठा। उसने दाहिनी आंख से पट्टी हटाई और सीधे उसने सास्के पर उचिहा कागामी की शारिंगन की झेंजुत्सु सक्रिय कर दी। सास्के ने खुद को दूसरी डायमेंशन में जकड़ा हुआ पाया। उसी पल दांजो सामने पहुंचा। पहली टक्कर में ही सास्के का बायां हाथ कट गया। तेज दर्द ने उसे झेंजुत्सु से बाहर निकाल दिया। चीखते हुए उसने घाव पकड़ा, पर साथ ही सुसानो को कंट्रोल करके दांजो की एक और शारिंगन खत्म कर दी। फुल बॉडी सुसानो आखिरकार टूटने लगा और मुश्किल से हाफ बॉडी सेकंड फॉर्म में स्थिर रहा। दांजो ने अपने शरीर की आंखें गिनी। अब तक तुमने मेरी 30 शारिंगन खत्म कर दी, अब कहानी खत्म करने का समय है। अचानक जमीन से उभरती हुई कई ब्लेड्स सास्के की छाती में ढस गईं। दांजो ठंडी हंसी के साथ बोला, तुम्हारी वो 2 आंखें पैरों के नीचे भी नहीं देख पाई। तुम्हें बचाना इताची का वाहोनेई तट का सबसे बड़ा गलती था। वो कुनाई निकालकर पूरी जान से सास्के की तरफ दौड़ा। सास्के बेबस, कमजोर, होश खोते हुए। आखिरी पल में उसे नारुतो और अपने भाई इटाची की याद आए। आखिर मैंने किया ही क्या था। पछतावे के साथ सास्के ने आंखें बंद कर लीं। दांजो का इविल उचिहा बन चुका रूप उसकी मौत का फैसला कर चुका था, लेकिन तभी एक कुनाई बिजली की रफ्तार से बीच में आकर टकराई। बैंगनी बिजली की एक आकृति आगे बढ़कर सास्के के सामने खड़ी हो गई। दांजो की कुनाई उस बिजली ढाल को छूते ही 2 हिस्सों में टूट गई। नारुतो आखिरकार रणभूमि पर पहुंच चुका था। बेहोश पड़े सास्के को देखकर उसके भीतर का गुस्सा फट पड़ा। उसने पीछे छिपे जेत्सु को घूरकर आदेश दिया कि सामने आए। फिर उसने हाथ बढ़ाकर सास्के का कट चुका हाथ 100 मीटर दूर से खींच लिया और जेत्सु को आदेश दिया कि उसे तुरंत ले जाकर इलाज किया जाए। उसके बाद नारुतो ने ठंडे स्वर में दांजो को देखा, आज रात तुम्हारी मौत